कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, शादाब के साथ हम आज आपके लिए एक डिस्कशन लेके आए हैं। तो चालू करते हैं शादाब से पूछना कि कैसे ये इतना बड़ा जो अचीवमेंट है वो कैसे होता है। तो शादाब, पहले तो कांग्रेट्स। थैंक यू वेरी मच सर। एयर वन आती है तो कांग्रेट्स तो बनता है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना ये कोई मजाक की बात नहीं होती। बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। सीए इज नॉट इजी। हाँ, सीए इज नॉट इजी। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या स्पेशल किया है तुमने, ऐसा क्या कोई स्पेशल चीजें की हैं, नई चीजें की हैं जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं कि एयर वन आई है? पहली बात है जो बाकी स्टूडेंट नहीं करते हैं वो चीजें इनिशिएट करना या एक पढ़ाई के लिए क्यूरियोसिटी वहाँ बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या होता था, जैसे नवंबर एग्जाम है हमारे, तो उसके 30 अप्रैल तक जो भी अपडेट्स थे या जो भी अमेंडमेंट्स थे वो सब एप्लीकेबल थे। बाकी स्टूडेंट क्या करते थे, बाकी स्टूडेंट वेट करते थे कि यार कब आईसीआई आएगा, एक नोट पब्लिश करेगा, कोई टीचर आएगा तब हमें पढ़ाना शुरू करेगा। मैं क्या करता था, मैं जाता था सीबीएसई की वेबसाइट पे, एमसीए की वेबसाइट पे, आईबीबीआई की वेबसाइट्स पे, उस पे जाके एक्सप्लोर करता था नई नई चीजें, सारी चीजें जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह थी सब कुछ कवर करता था। वेट कभी किसी का नहीं किया, ना टीचर का, ना कभी आईसीआई की शीट का वगैरह। तो ये सब बातें थी जो अदर स्टूडेंट नहीं करते। और मुझे जब मैं इसकी प्रिपरेशन करता था तो मुझे लगता था कि यार शादाब, यू आर डूइंग समथिंग वेल एंड यू कैन डू समथिंग रॉन्ग। सो ये कुछ चीजें थी जो बिग फैक्टर्स थे मेरे अचीवमेंट्स के लिए। तो ये बात शादाब कह रहा है कि इनिशिएट करना पड़ेगा, यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल इनिशिएट करना पड़ेगा। हम किसी और का वेट ना करें कि पढ़ाई करनी पड़ेगी या कोई मेरे को सिखाएगा तभी। अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर खुद ही कुछ काम करना पड़ता है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल है ना। और अब हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं कि जो एयर वन आई है और एयर 24 आईपीसीसी में भी थी, तो क्या ये हमेशा से ऐसे ही हो, तुम हमेशा से एयर वन ही आती है, टॉपर ही हो, कि मतलब कभी मस्ती भी करते थे या फिर कभी डांट भी पड़ी है, स्कूल में पनिशमेंट मिला, ऐसा कुछ भी हुआ है? हाँ, स्कूल में बिल्कुल मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब बिल्कुल घूमना फिरना, मस्ती करना, लास्ट बेंचर में हम खूब मस्ती करते थे। मतलब बदनाम थे हम स्कूल में। प्रिंसिपल से डांट भी बहुत खाते थे, प्रिंसिपल से हमें पनिशमेंट मिलता था, पेरेंट्स को बुलाते थे, उस टाइप के स्टूडेंट थे। लेकिन क्या होता था कि टर्निंग पॉइंट था एक मेरे 8th क्लास में, 8th स्टैंडर्ड में। तब मैं भी वही मस्ती करके, खेल कूद करके, 3-4 घंटे खेल कूद करके एग्जाम देने चला गया। और उस वक्त अराउंड 92% था। वो मैंने पाया। तो एक वो अचीवमेंट था, क्लास में फर्स्ट रैंक एंड 92%, वो भी बिना पढ़े। ओनली 1-2 घंटे पढ़ के मैं चला गया था। ठीक है, तो तब लगा यार कुछ तो है मुझ में, कुछ तो है। अगर मैं पढ़ लेता तो पता नहीं किस मुकाम पे होता उस वक्त। ओके, सो वो एक टर्निंग पॉइंट था। तब मुझे अपने स्ट्रेंथ से मैं वाकिफ हुआ। उसके बाद से ही सब डिसाइड किया कि यार कुछ करके तो जाना है। ओके, उसके बाद भी ऐसे 9-10 में भी मस्ती भी खूब की है, फ्रेंड्स वगैरह खूब थे सारे। मतलब बिल्कुल लास्ट बेंच में बैठ के टीचर को परेशान करते थे। कई टीचर तो चेंज हो जाते थे 10th क्लास में, हम कोचिंग में पढ़ते थे, टीचर को भगा देते थे स्कूल से ही। लेकिन फिर भी पढ़ाई भी हो गई थी स्टार्ट। 10th क्लास में टारगेट किया यार कि, क्योंकि 8th में अच्छा स्कोर हो गया था मेरा, तो एक बेस मिल चुका था मुझे, विजन मिल चुका था कि कुछ तो करेंगे। 10th में स्कोर ट्राई किया कि डिस्ट्रिक्ट रैंक लाएंगे, 2-4 नंबर से रहेगा। ठीक है, लेकिन एक उम्मीद तो जागी कि यार तुम कर सकते हो, कुछ आ सकती है। ठीक है, 12th बोर्ड में गए तो उसमें सोचा कि यार चलो अब स्टेट में कुछ ट्राई करते हैं। तो स्टेट में ट्राई करने के लिए पढ़ाई भी खूब की, मेहनत भी खूब की, टेस्ट वगैरह खूब किए, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक स्कोर कर पाया। अच्छा। तो एक मेरे पास एक मुझे कुछ मिल चुका था, एक सुकून तो था कि यार अपन कुछ तो कर सकते हैं भाई, कुछ तो हो रहा है अपने साथ, अच्छा हो रहा है। तो ये जब था स्कूल के बारे में, वो बहुत अच्छा पीरियड था। घूमते फिरते थे, बहुत फ्रेंड्स वगैरह थे, पार्टी वगैरह रेगुलर होती रहती थी। मतलब उस टाइप का स्टूडेंट था मैं जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के चश्मा लगा के आगे बस पढ़ाई करते रहते हैं। मैं बिल्कुल चिल रहता था, घूमना फिरना सब। तो बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहे हो कि दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। एक आप, क्योंकि एक एज होती है जब आप तक, अब इस पॉइंट पे आके आप वो सब लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। अब आप कुछ बन चुके हो, आप आईसीआई के मेंबर बनोगे, तब आपको कुछ बाउंडेशंस वगैरह होंगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सब कुछ कर सकते थे। तो वो चीज सबको बैलेंस करके रखना पड़ता है। हाँ, तो जो एज है उसके हिसाब से हमको बिहेव भी करना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो ज्यादा ओवर एक्साइट हो गए, तो बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों में लगे हुए हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने अगर आपको बताता हूँ, उसके बाद जैसे सीपीटी वगैरह में उसमें भी हम मस्ती वगैरह करते थे। आपको इसे फाइनल के बारे में मैं बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह क्या थी, मैं कैसे प्रिपेयर करता था। तो उसमें ऐसा होता था, जैसे आर्टिकलशिप के दौरान क्या किया मैंने, मॉर्निंग में जैसे ज्वाइन करने के बाद मॉर्निंग में ऑल्टरनेट डे पे मैंने 2 क्लास ज्वाइन की। सबसे पहले एफआर की और दूसरी एसएफएम की। एफआर मैंने रेजोनेंस से ही, सीए विवेक बंसल है, वहां से मैंने क्लास ली। ओके,
सो वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छा बहुत पढ़ाया उन्होंने। और एसएफएम की क्लास मैंने संजय सराफ सर हैं जो कोलकाता में है, उनसे क्लास ली। बहुत अच्छे टीचर हैं, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करने के लिए, हर चीज को बहुत प्रॉपर लिंकेज करके हर चीज को आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल समझाएंगे। और एक और बात थी उनमें कि बहुत लिंकेज वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। अगर आप स्टडी मेट वगैरह पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक चैप्टर यहाँ आ रहा है तो उससे लिंक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर है वैल्यूएशन सिक्योरिटी और एक मर्जर एंड एक्विजिशन, एक चैप्टर बिल्कुल बिगिनिंग में है, एक बिल्कुल एंड में है, तो एक लिंकेज नहीं बैठता स्टडी मेट में। वो चीज संजय सराफ सर ने दी, तो एक लिंकेज वाला पार्ट था तो बहुत अच्छा रहा। तो शुरू में 2 क्लासेस की, इवनिंग में फ्री होते थे। एक्चुअली क्या मैंने जून में ज्वाइन की क्लास। अब क्या होता है जुलाई अगस्त सितंबर में एक आईटीआर वगैरह की डेट आ जाती है और ऑडिट का भी टाइम होता है, तो मैंने इवनिंग में क्लास ज्वाइन की क्योंकि मुझे पता था कि यार काम होगा ऑफिस में। तो ओनली मॉर्निंग में चलता था, शाम की इवनिंग में बढ़िया हम मस्ती भी करते थे, ऑफिस में सब कुछ होता था। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट टाइम आया तो जैसे मैंने पोस्टिंग वगैरह ज्वाइन की। ओके, तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि जैसे ऑफ सीजन होता है जब ऑफिस में, तो मैं इवनिंग में क्लास ले लेता था क्योंकि सर भी हमें अलाउ कर देते थे जनरली कि हाँ आप जा सकते हो क्लास वगैरह के लिए। और जो सीजन वगैरह होता था जैसे ऑडिट वगैरह के लिए, इनकम टैक्स का, मना कर देते थे। तो उस टाइम मैंने ऐसे क्लास को मैनेज किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफआर और एसएफएम मैंने कैसे पढ़ाई की, तो दोनों में स्टडी मेट एंड प्रैक्टिस मॉडल को दोनों को रेफर किया। और जो कोचिंग के नोट्स थे जैसे एफएम में एफआर में जो रेजोनेंस के नोट्स मिले थे उसको रेफर किया, एसएफएम में संजय सराफ सर के नोट्स वगैरह को रेफर किए। संजय सराफ सर का क्या एक प्लस पॉइंट था कि वो सीएफए वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चंस इतने एडवांस क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन होते थे कि जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, हर चीज को एक जनरल में भी समझाते हैं। जैसे पुट कॉल का ऑप्शन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये एक तरह से लैंग्वेज होती है ना जो लोग इजीली एक कॉमन स्टूडेंट भी पिक कर लेता है उसको, तो वो हाई लेवल पे मेंटेन करके रहते थे, पढ़ाते थे। ओके, उसके बाद बात करते हैं एडवांस ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग मैंने सेल्फ स्टडी किया, इसके लिए मैंने स्टडी मैट रेफर किया पूरा ए टू जेड। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो पार्ट है वो क्या है कि अगर आप आईसीआई का बेयर टैक्स पढ़ोगे, बेयर एक्ट है, बहुत ही ज्यादा लेंथी है, मतलब 500 पेजेस की बुक होगी अराउंड वो। तो उसके लिए मैंने पंकज गर्ग की जो बुक का ओनली एसेज वाला पार्ट है वो रेफर किया, क्योंकि इसमें के अराउंड 100 एंड 105 पेजेस में पूरा समरी में दिया हुआ, अच्छा दिया हुआ है वो। साथ ही उससे पीएम भी कवर हो गया, वो बेटर रहा। ओके, सो स्टडी मेट में एक और खास बात की ऑडिट में, जैसे इस साल जो नवंबर 18 में जो एक क्वेश्चन आया था इंडेक्स के रिगार्डिंग, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, कोई छोड़ भी नहीं सकता था। तो वो क्या हुआ, मैंने स्टडी मेट किया हुआ था, उसमें एनेक्चर थे कंपनी एक्ट के बाद, मैंने उसको पढ़ा था ना, तो मैं उससे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, कोचिंग वगैरह मटेरियल करते हैं, बेशक आप कीजिए, सभी टीचर का बहुत अच्छे मटेरियल होता है, लेकिन एक बार आप स्टडी मेट में जो कुछ टॉपिक जो छूट जाते हैं उसको भी कवर कीजिए, ओनली उस पर डिपेंडेंट मत कीजिए। टीचर मैंने भी पढ़ा है, कई टीचर की मैं क्लासेस देखा करता था, जैसे ऑडिट में सार्थक जैन सर हैं, उनके रीजनल लेक्चर थे कई सारे, मैं उसको देख लेता था। कोई और भी टीचर हैं कई सारे, उनके लेक्चर भी देख लेता था। एक्चुअली क्या है, ज्ञान सब तरफ से मिल रहा है आपको, तो जितना हो सके ना उतना ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करनी चाहिए अपने को। ओके, ऐसे जितने भी यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी चैनल्स वगैरह हैं, सबको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा है, आपको ज्ञान मिलेगा, अपडेशन मिलेगा। और सब जगह से कंटेंट मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, हर टीचर के पास देखो एक क्या होती है, स्टूडेंट में होता है कि वो समझ नहीं पाता किसी टीचर को, ठीक है, तो आप हर टीचर को एक्सप्लोर कीजिए, यूट्यूब पे इतने चैनल्स है सब कुछ, तो मैंने भी वो चीज किया। तो ऑडिट में सेल्फ स्टडी के साथ उन चैनल को देखने से बहुत बेनिफिट मिला, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि यार टीचर है नहीं। साथ में जैसे असीम त्रिवेदी सर भी थे, वो अपडेट वगैरह देते थे यूट्यूब पे, उसको पढ़ के मैं बहुत कुछ आगे हुआ। असीम त्रिवेदी सर का भी बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है एसएस वगैरह पे, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिला मुझे। ओके, उसके बाद बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ की क्लास मैंने मुनीश भंडारी सर से ली थी। अच्छा, उनकी बुक है जो क्लास में बुक मिलती है वही रेफर की, वो बेयर एक्ट पढ़ाते हैं। तो सर का भी लॉ के लिए मेरे ख्याल से बेयर एक्ट अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा काम हो गया, बहुत काम हो गया। बेयर एक्ट ही काम आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मुनीश भंडारी सर का एक था कि वो लिंकेज इतना अच्छे तरीके से करते थे हर सेक्शन का, वो ऐसे नहीं पढ़ाते थे सेक्शन 2 5 6, नो, वो पढ़ाते थे पहले सेक्शन 7, फिर सेक्शन 10, फिर सेक्शन 15, इस सेक्शन, ताकि लिंकेज बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाने का तरीका ऐसे उनका ऐसा नहीं था कि लगातार बिल्कुल बिल्कुल, बट कि जो कि जरूरी है वो पहले वो ताकि कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके एक स्टूडेंट में। ओके, उसके बाद लॉ में एक और बात होती है कि स्टूडेंट पूछते हैं भैया ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है 2016, इसका क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है, क्या करें, स्टडी मेट का रट्टा मारे, क्या करें। तो मुझे भी वही डर था, मैंने एक्सप्लोर किया कई सारी चीजें, एमसीए की वेबसाइट को देखा यार, तो कुछ नहीं मिला। तब जैसे मैंने उसमें क्या है कि जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर था उसमें जब मैंने देखा उसमें एक केस लो को रेफर किया हुआ था, गूगल पे टाइप किया,
तो उसने क्या IBPI जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी वेबसाइट का मुझे रेफर कर दिया। और जब मैंने उसमें देखा ना तो भाई आई वाज शॉक्ड कि जो लास्ट 2-3 घंटे में क्वेश्चंस थे वो सभी उस IBPI वेबसाइट पे एक न्यूज़लेटर होता है, उस न्यूज़लेटर में के सुप्रीम कोर्ट के, NCLT के, NCLT के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन्हीं में से कहीं से क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, तो दिस वाज द पॉइंट जब मुझे फील हो गया कि भाई यू कैन डू समथिंग कि अब तुम्हें ऐसी चीज पता चली है, तुम्हें हाँ, खुद खोजी होगी, खुद तुम्हें ढूंढ के ऐसी चीज निकाली कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो वो चीज बाकी स्टूडेंट क्या करते थे, यार चलो कोई बात नहीं एक्सपेरिमेंट ही पढ़ लेते हैं, वो सोच हां रट लो। सो वो बिल्कुल भी मत करना, आप कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ें प्लस एक्सप्लोर भी करें, जितना हो सके एक्सप्लोर करें। वेरियस वेबसाइट्स बनाई गई हैं क्योंकि आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, टीचर आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ा सकता। मुंडे मेरे तक बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर क्या है कि जैसे वो खुद भी क्लास में बोलते हैं कि 95 to 90% ही कवर हो पाएगा, क्योंकि फाइनल का कोर्स इतना बड़ा है कि हर स्टूडेंट कवर नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि जैसे मुनीश सर है, उनका टारगेट होता है कि एक मास को पढ़ाना, मास ऑफ स्टूडेंट्स है, फिर बल्क स्टूडेंट को पढ़ाना होता है उनका काम। अगर वो इतनी किसी चीजों को भी ध्यान देंगे ना तो क्या है कि जो मेजोरिटी है उनका समझ नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने जो पढ़ाया बहुत अच्छा था, उसके बाद भी कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो वो जो स्टूडेंट को खुद को करना चाहिए। ठीक है, जैसे फाइनल में हाथ पकड़ के कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, आपको खुद भी आगे बढ़ना रहेगा। उन्होंने वो पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। उसके बाद भी मेरे को क्या क्यूरियोसिटी थी क्या नहीं और मिले। ओके, तो मैंने स्टडी में भी गो थ्रू किया, सेबी भी देखा, बेटेक्स पे गया, मैं सेबी की वेबसाइट भी विजिट किया करता था, एमसीए की वेबसाइट विजिट किया करता था। एक और बात बताऊंगा मैं आपको, मेरी टीम में क्वेश्चन आया था कि एम्प्लॉय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड वाला एक क्वेश्चन था, उसमें डेज पूछे थे कि कितने डेज में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। सब बच्चे परेशान हो गए, सबने स्टडी में देखा घर आके यार कि यार कहां से क्वेश्चन आया। एक बार बताऊं आपको, आप एक बार अगर उस वक्त एमसीए की वेबसाइट पे गए होते जब आपका ऑफिस एंड हुआ था अक्टूबर सितंबर में, तो उस वक्त इतने सर्कुलर्स आए थे एमसीए की वेबसाइट्स पे रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ फंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो मुझे उस वक्त कुछ लग गया कि भाई कि ये चल गया पता, आईसीआई वाले ना वो आपकी अवेयरनेस चेक करते हैं कि आप कितने एक्टिव थे, आपने डमी तो नहीं ली, आप ऑफिस पे रेगुलर आ रहे थे। ओके, सो आपको भी वो चीज देखना चाहिए, जरूर आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे अभी जो टाइम है, जैसे स्टूडेंट अगर हम आज की बात करें, ऑप्टिमम टाइम है, आप देखें एक्सप्लोर करें साइट्स वगैरह को, क्योंकि आपको कई सारे अमेंडमेंट मिलेंगे, आपको पता लगेगा कि क्या क्या एमसीए रेगुलरली इश्यूज रेज कर रहा है, ताकि आईसीआई भी उन्हीं क्वेश्चन को पिक करता है। तो ओके, सो कुछ हिंट मिलेगा आपको। तो मेन बात ये मेरी लर्निंग ये रही है कि जो क्यूरियोसिटी की बात तुम कर रहे हो ना, कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए स्टूडेंट में। बिल्कुल वो चीज बहुत जरूरी होती है। और हम क्या करते हैं, बुक्स ले लेते हैं कि इतना पढ़ लो, ये नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम हो जाती है, रट्टा मारते हैं, वो चीज वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर तुम क्यूरियस हो अपने बुक्स को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, तो फिर वो तुम्हें मजा आता जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। आपको ये लगेगा, फील आएगी आपको यार मैं कुछ कर रहा हूँ और कुछ बेटर कर रहा हूँ, जो बाकी 1 लाख स्टूडेंट नहीं कर रहे ना, मैं वो कर रहा हूँ और मैं कुछ कर पाऊंगा। जरूरी नहीं, जैसा मुझे भी आइडिया नहीं था कि तो बनाऊंगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था, मैं कुछ सोच सकता था कि हाँ रैंक कहीं ना कहीं मैं स्कोर कर पाऊंगा, अच्छा रैंक स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि तैयारी भी कुछ उसी तरह से थी। तो सब्जेक्ट वाइज आता है, तो लॉ में मैंने कुछ इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप स्टडीमेंट वगैरह का भी जरूर रेफर करें, अगर कुछ चीज मिस हो जाती है, जैसे मैंने बताया भी आपको, आप स्टडीमेंट भी रेफर करें, पीएम भी रेफर करें, आरटीबी भी रेफर करें। उसके बाद बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक ओवर वाला पार्ट बिल्कुल इजी है और कॉन्सेप्चुअल है। एक और बात बताऊंगा, जैसे कि आप नेटवर्क वाला चैप्टर देखते हो कॉस्टिंग में, ओवर का नेटवर्क, हम क्या करते हैं, टीचर ने पढ़ाया था, ओके ये स्टेप पूरा पढ़ के रट्टा मार के ओके स्टेप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। क्या होगा, 2-3 रिवीजन के बाद आप बिल्कुल उब जाओगे, सो यू विल बी फेड अप टोटली एंड आपका इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझे। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रैक्टिकली इसको कैसे समझा। मैं स्टॉक ऑडिट पे गया था, शाकुरजी बलुंजी ग्रुप है उसकी स्टॉक ऑडिट। ओके, सो पंजाब एंड हरियाणा साइड पे क्या प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो वो क्या करते थे, वहां पे इंजीनियर्स लोग नेटवर्क को बना के रखते थे, क्योंकि वो देखते थे कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। ओके, तो जब मैंने उसको देखा ना तो लगा कि तो सारा हम पोस्टिंग में पढ़ते थे, तो प्रैक्टिकली वो चीज देखा ना, तो उसके बाद इंटरेस्ट इतना बढ़ गया मुझे कि ओके, तो दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ द नेटवर्क चैप्टर। सो आप भी ना एक्सप्लोर करोगे जब उस चीजों को कि यार उसका एप्लीकेशन क्या है, वास्तव में आपको बहुत मजा आएगा और आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इस चीज को कर पाओगे। इसी तरह सिमुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड वगैरह यूज करते हैं, तो उसके पीछे भी आप लॉजिक ढूंढो। कुछ लॉजिक हर चीज के मकसद होता है, बिना पूछे कि क्यों
आप हमेशा पूछो कि भाई इसका लॉजिक क्या है, उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। एसएफएम में एंड कॉस्टिंग में एक थ्योरी वाले पार्ट में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा थ्योरी है, बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिकली करें, प्रैक्टिकली कर लें, लेकिन 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इससे भी प्रिपेयर करना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, जैसे आपका प्रैक्टिस मैनुअल जब आप खोलोगे तो उसके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे हर पेज के उस चैप्टर की पूरी थ्योरी दी हुई थी। अच्छा। तो मैं उसको पूरा पढ़ा ताकि मुझे पूरे शॉर्ट में दिया हुआ था ताकि मुझे पूरे चैप्टर की थ्योरी का आइडिया मिल जाए। ऐसा भी नहीं कि कुछ छोटा हो, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर रहता है। तो उससे आपकी मेरी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और उन्हीं थ्योरी में से क्वेश्चन भी आए थे और मैंने थ्योरी अटेम्प्ट किया है एसएफएम में, कॉस्टिंग में। और ऐसा नहीं है कि अगर आप थ्योरी लिखोगे तो आपको 16 में से ओनली 6 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे वर्ड्स लिखते हो, आपकी वोकैब अच्छी है, अगर आप बिल्कुल सटीक आंसर देते हो, बिल्कुल जो लैंग्वेज यूज की है अच्छी लैंग्वेज से, तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं हम इसका संजय एक और बात की कॉस्टिंग की मेरी क्लास थी संजय अग्रवाल सर से। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से सर के, उनकी बुक को भी मैंने रेफर किया। और साथ में स्टडी मैट को जरूर रेफर करें। बच्चे क्या करते हैं, ओनली प्रैक्टिस में रेफर करके जाते हैं, स्टडी मैट कोई पढ़ता ही नहीं है। और इस बार जो ट्रेंड हो चुका है ना, क्वेश्चन ओनली स्टडी मैट से भी आ रहे हैं कई सारे क्वेश्चन, इस बार भी आया था नवंबर 18 में भी। तो ये सब एनालिसिस ही तो है शायद। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफर करता है। बिल्कुल ओके, तो ये सब चीजें हैं। मतलब मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ता नहीं था भाई, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था। बस ये कि मैं एक्सप्लोर बहुत किया करता था कि कई सारी वेबसाइट्स वगैरह, क्या ये भी पढूं वो भी पढूं, सब कुछ पढ़ता था। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं इसका की क्लास मैंने अमित तातेड़ सर से ली थी। इसका में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कि यार इसको रिटेन कैसे करें। तो उसके लिए जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में स्पेशली बोलूंगा ऑडिट, लॉ एंड इसका, इसमें आप क्वेश्चन देख के उसको लिख कर प्रैक्टिस करें। अगर आपने इन राइटिंग पूरा एक बार मटेरियल लिख लिया ना, तो आपकी रिटेंशन पावर डबल हो जाएगी, आप उसको रिटेन कर पाओगे, टेक्निकल वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो आप भी मतलब कोशिश करिए कि उस चीजों को लिख के प्रैक्टिस करें, मतलब जो आंसर्स हैं हम वो लिख दे तो फ्रेम भी हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ, एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी उससे, आपकी जो हाथ है बिल्कुल फ्री फ्लो आपको बनेगा हमेशा, आपका टाइम मैनेज कर पाओगे अच्छी तरह से, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कई सारे बेनिफिट है उसके लिखने के। तो अमित तातेड़ सर से हमने क्लास में उनके नोट रेफर किए, जो कुछ चीजें मिसिंग थी। जैसे मैंने आपको लॉ के बारे में बताया कि टीचर का मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाए, वो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि हम फाइनल में है, वो चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट पास हो, उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि टीचर्स के जो जिस लेवल पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पूरा इंडिया उनके साथ पढ़ रहा है, पूरा इंडिया उनके साथ पढ़ रहा है, उनको एक स्टूडेंट पे और नहीं, बिल्कुल उनको हर एक स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट भी है, कोई वीक भी है, कोई टॉपर भी है, वो एक बेस लेके चलते हैं कि सभी स्टूडेंट का सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, वो बात कर होती है। ओके, तो कुछ एफर्ट्स हमें भी अगर आपको देखो, अगर आप टीचर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप पास तो होगे ही, बिल्कुल वो बेशक, क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है आपको, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। ओके, तो लेकिन अगर आपको टॉप करना है ना, तो कुछ एफर्ट आपको खुद को भी देने होंगे। बिल्कुल, तो जैसे आईटी एक्ट था, ज्यादा स्टूडेंट मिस कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि 4 मार्क्स का है तो ऑप्शन में छोड़ देंगे। इस बार आईटी का क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए उसके, वो भी डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसने स्टूडेंट के 2 क्वेश्चन बर्बाद किए 16 मार्क्स के। ओके, मैं क्या किया, मैं आईटी मैंने भी इसे पढ़ाया तो नहीं था, मैं पढ़ के गया। मैंने जैसे स्वप्निल पाटिल सर का लेक्चर आया था, रिवीजन लेक्चर आईटी एक्ट के बारे में, वो प्लस स्टडी मेट दोनों का यूज करके मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग करके गया। देखो, जीतने का एक ही तरीका भाई, कि जो सबकी नब्ज है ना, सबकी कमजोरी है, उसको अपनी ताकत बना लो। सुनो बात, वापस रिपीट करो, जो सबकी कमजोरी है उसे अपनी ताकत बना लो। लोग आईटी पे छोड़ते हैं, उसको स्टडी में रट्टा मारते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। लोग थ्योरी छोड़ते हैं एसएफएम एंड कॉस्टिंग की, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। जो आप इसका में लोग डरते हैं, उसको 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, उसमें आप 60 का स्कोर करोगे ना, तो आप बहुत आगे होगे उन लोगों से। तो मैंने भी वही था मेरा यार, क्योंकि आईपीसीएस में मैं अच्छा स्कोर कर चुका था, तो हमेशा टारगेट होता था, विजन होता था कि आप कुछ अच्छा करेंगे फाइनल में। तो इसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने उसको भी प्रिपेयर किया अच्छे से, इसका भी लिख के प्रैक्टिस की, आईटी एक्ट वगैरह सब कुछ, स्टडी मेट में जो कुछ मिसिंग पॉइंट थे हमारे नोट्स में, वो स्टडी मेट से कंपाइल किए, सब कुछ कवर किया। उसके बाद बात करते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स की। और डायरेक्ट टैक्स का इस बार का पेपर, मैं एक बात बहुत बताना चाहूंगा कि क्या था, मतलब और कैसे, मतलब कितने मार्क्स और कैसे हुआ। इस बार जो पेपर था उसमें पहली बात है कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाला पार्ट बहुत पूछा गया था। इंडिया से क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो बच्चों की हालत तो वही खराब हो गई। ओके, सो मैंने क्या प्रिपरेशन थी उसके रिगार्डिंग में बताऊंगा, पेपर मैंने कैसा गया।
एक्चुअली जब स्टूडेंट बाहर आया ना एग्जामिनेशन हॉल के बाद सब रो रहे थे और मुझे लगा कि यार मेरे 2 क्वेश्चन थे जो सब बोल रहे हैं मैं तो अटेंड करके आया हूं अच्छे से करके आया हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई यू आर समथिंग डूइंग वेल ओके यू विल गुड गेट अस गुड स्कोर ओके सो मेरी प्रिपरेशन क्या थी एक्चुअली मैंने क्लासेस तो कोटा से ली थी रेजोनेंस सीए पंकज बंसल उसके बाद में मैंने और बुक थी विजय सर की उसको रेफर किया था क्या करना था मैं चैप्टर हर जो भी पीजीपी का क्वेश्चन है जो हर साल आता है फुल फ्लेश क्वेश्चन आता है तो उसको मैंने क्या किया सारे क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन बैंक की विजी सर की क्वेश्चन बैंक से आप किसी भी टीचर की क्वेश्चन बैंक रेफर कीजिए सभी में सेमी क्वेश्चन है और सब में अच्छे क्वेश्चन है कोई भी टीचर को आप रेफर कर सकते हैं बीबी सर को रेफर कर सकते हैं किसी भी टीचर को मैंने विजी सर की क्वेश्चन बैंक को रेफर किया था उसमें मैंने पीजीपी क्वेश्चन सॉल्व किए तो कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो रेगुलरली पूछते रहता है आईसीआई या बहुत सी सिली मिस्टेक होती हम करते रहते हैं या कोई कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं तो मैंने उसको नोट कर दिया ताकि एग्जाम टाइम पे मैं उसको एक बार क्विक रिवाइज कर सकूं ओके सो ये पॉइंट था तो प्लस एक और था कि उसमें 16 मार्क्स के केस लॉज आते हैं वो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है केस लॉ का तो मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया मैंने क्या किया उसके लिए मई 17 से लेकर अब तक के जो भी केस लॉ थे नवंबर 18 तक के वो सारे मैंने प्रिपेयर किए सारे केस लॉ प्रिपेयर किए और साथ में जो आईसीआई का स्टडी मेट है उसके पीछे क्या है अगर आप देखोगे क्वेश्चन दिए हुए हैं हर चैप्टर के पीछे और उसके पीछे केस लॉ भी दिए हुए हैं हर चैप्टर पे तो सारे केस लॉ मैंने प्रिपेयर किए सारे केस लॉ प्रिपेयर किए उसका नाम भी याद रखा बहुत स्ट्रगल किया उसको आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी टिप्स में कुछ देता हूं आप रेगुलर हर चैप्टर के 5-6 केस लॉ रेगुलर पढ़े डेली बेसिस पे मॉर्निंग में पढ़ ले या इवनिंग में पढ़ ले डीटी को आधा घंटा रेगुलर दें ताकि क्योंकि डीटी ऐसा है डीटी और इसका जिसे हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो पढ़ते से ही खत्म है बिल्कुल बिल्कुल तो आप उसको हमेशा पढ़ते रहे ताकि आपका एक कनेक्शन से बना रहेगा ओके सो ये मेरी डीटी के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी थी उसके बाद बात करते हैं आईडीटी की आईडीटी में बिल्कुल नया था क्वेश्चन ज्यादा थे नहीं तो मेरा यार ऐसा था कि स्ट्रेटजी की क्वेश्चन तो है नहीं ज्यादा तो जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि थ्योरी आनी ही है ओके जो सब लोग छोड़ रहे थे ना वो मैंने फिर वही बात थी जो सब छोड़ रहे हैं ना वो चीज आप करो क्योंकि सबकी कमजोरी ही आप अपनी पावर बना सकते हो तो कॉमन टॉपिक है जो आईडीटी में सब लोग छोड़ते हैं कस्टम में भी छोड़ते हैं जीएसटी में भी छोड़ते हैं इस बार भी छोड़ के गए देखो 90% लोग छोड़ते हैं ना तो फाइनल का रिजल्ट 10% ही आता है जो पढ़ के जाते हैं तो अगर आपको 10% में आना है तो फिर वो काम करना पड़ेगा जो 20% नहीं करता बिल्कुल तो मैंने भी वही किया कॉमन टॉपिक को पावर बनाया जैसे जीएसटी एक्ट में सेक्शन 59 वाला के बाद वाला जो पार्ट है पूरा थ्योरी है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता तो मैंने क्या किया सीबीएसई जो है अपनी जीएसटी पोर्टल पे आपको उसका गैजेट ऑफ इंडिया है वो मिल जाएगा डाउनलोड किया प्रिंट लिया ये सब सुन लो क्या क्या किया है उसमें हाँ सुनो एक बार हाँ उसको डाउनलोड किया उसका प्रिंट लिया और बेट्स में पढ़ने स्टार्ट कर दिया प्रोविजन थे वो टेक्निकल भी होते हैं तो क्या होता है कि जो बेयर टेक्स्ट होता है वो सेंटर में लिखा हुआ होता है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस होता है तो मैं उस स्पेस पे उसकी समरी लिख देता था ताकि एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट क्विक रिवाइज कर सकूं उसको ओके तो इस तरह से इसको प्रिपेयर किया जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उसके लिए मनोज बत्रा सर से मैंने क्लास ली थी उनकी बुक को रेफर किया उनकी क्वेश्चंस किए और जैसे रिवीजन लेक्चर भी थे कई सारे टीचर्स के मैंने उनको रेफर किया विशाल बत्रा सर का रिवीजन लेक्चर भी है उसको रेफर किया मतलब हर टीचर को आप एक्सप्लोर करो जैसे मैंने हर सब्जेक्ट में देखोगे ना हर सब्जेक्ट में हर टीचर को एक्सप्लोर किया किसी को मैंने नहीं छोड़ा मैं मतलब ये आदत थी पता नहीं क्या था मैं हमेशा हर टीचर को एक्सप्लोर करता रहा कौन किसका टॉपिक किसका समझ में आ जाए बिल्कुल एक टॉपिक इस टीचर का समझ में आया एक टॉपिक टीचर का बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ डायरेक्ट टेस्ट का जो पेपर था उसमें इस साल इंडेक्स एंड मेट वाला क्वेश्चन पूछा गया सब बच्चे परेशान थे ठीक है मैं भी मतलब लगा कि नया क्वेश्चन आ गया बिल्कुल यार क्या करेंगे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है ताकि आप उसको छोड़ ना सको आपका इंटेलेक्चुअल को चेक कर सके कि आपने कितनी पढ़ाई की और फाइनल लेवल पे तो एक्सपर्ट नॉलेज भी तो डिमांड करता है बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने क्या किया डीटी का लेक्चर जैसे क्लास तो मेरी थी से कोटा से ही मैंने विजय सर के रिवीजन लेक्चर भी देखे बीबी सर के रिवीजन लेक्चर भी देखे आरिफ सर के रिवीजन लेक्चर भी देखे ओके सो मुझे क्या है कि एक आरिफ सर का एक आरिफ सर की एक बात थी कि आइटम that would not be classified to P&L should be added back or reduced okay एक उनका स्टेटमेंट था एग्जैक्टली यही उनके एक लेक्चर में तो मुझे क्या एग्जाम टाइम जब इस क्वेश्चन को कर रहा था ना वही बात क्लिक हो रहा था कि आइस सर ने ऐसा कुछ बोला था ये स्टेटमेंट के बेस पे पूरा किया और उसमें भी अच्छे मार्क्स से आई होप कि वो सही गया होगा बिल्कुल ओके तो ये सब स्ट्रेटजी थी एग्जाम की मतलब सब्जेक्ट वाइज
ओवरऑल क्या था, ओवरऑल से प्रिपेयर कर लिया मैंने, सब कुछ पढ़ लिया, एक बार रिवीजन हो गया, 2 बार हो गया। ओवरऑल देखो आप 3 बार रिवीजन जरूर करें पास होने के लिए, 4 बार कर सकते हैं। मेरा 4 बार कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ 4 बार ही होगा। जैसे डीटी वाला, डीटी का एग्जांपल लेते हैं, डीटी सब्जेक्ट का, उसमें जैसे कि 4 बार रिवाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं 4 बार रिवीजन करने का मकसद पीछे क्या था बात, एक तो आप पीजीपीपी कर लो, कैपिटल गेन कर लो, एनआरआई टैक्सेशन कर लो, इंडेक्स वाला पार्ट कर लो, मैथ कर लो, और वो भी एंड जब लास्ट रिवीजन होता है तो वो तो फिर फटाफट पलटना होता है ना, पूरा पढ़ना होता है। बिल्कुल। तो जैसे मेरा बोल रहा ना लेक्चर में पहले भी बोला कि मेरे 3 या 4 बार रिवीजन लेक्चर थे, तो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भैया यार 4 बार कैसा हो गया, आपके इतना टाइम मिलता नहीं है। तो उनके लिए मैं बात बताना चाह रहा हूँ, 4 बार का मतलब ये था, जैसे डीटी का एग्जांपल लेता हूँ मैंने पीजीपीपी, कैपिटल गेन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, मैथ और टीडीएस वाला चैप्टर, ये कुछ टॉपिक है जो हर साल ही पूछे जाते हैं। इनको 4 बार किया और बाकी को 2-3 बार में करके छोड़ दिया। तो एक उसका पीछे का बात मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि कई स्टूडेंट ने मुझसे कॉल किया था कि पूछा था कि कैसे होगा। ओके, सो ये कुछ थी स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे सभी स्टूडेंट उस चीज को मानते ही नहीं, कितनी बार बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, सब बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। हाँ, अब बच्चे पूछते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैंने तो प्राइवेट कोचिंग वगैरह की थी, वहाँ पे जाके टेस्ट वगैरह दे के आया था। आप भी कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीआई की टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन करें। मैंने भी ज्वाइन किया, मैं एक्चुअली वहाँ गया नहीं, मैं डाउनलोड कर लेता था और घर पे टेस्ट सीरीज दिया करता था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके घर पे आपको लगता है कि यार हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हमें आलस आ जाता है थोड़ा बहुत करके, तो जाके प्राइवेट कोचिंग में दे सकते हैं टेस्ट। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज का गोल तो ये है कि हम बैठ के 3 घंटा एक एग्जाम की तरह उसको कर रहे हैं। बिल्कुल, चेकिंग होती है कि नहीं क्या होता है वो तो सेकेंडरी बात है। हाँ बिल्कुल बात, मेन बात ये है कि हम उसको एक एग्जाम की तरह कर रहे हैं 3 घंटा। हाँ बिल्कुल, उससे आपको क्या है पता लगता है आपकी एक्चुअल पिक्चर क्या है, एक्चुअली आपका मिरर है, अवेयरनेस आती है क्या है आपकी कंडीशन, आपको पता लगता है कि आप में है क्या। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज लोगे, आप सपोज अगर आपने 10 दिन तक किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद टेस्ट दिया उसका, और अगर आप अच्छे स्कोर कर पाए ना, डीटी में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने पढ़ाई की और मेरा ये टेस्ट सीरीज में मैं देख आया, खुद ने चेक की, कॉपी भी खुद ने घर पे बैठ के दिया, तो लगा कि 90% सही जा रहा है, 90 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस मेरा ये हो गया था इतना हाई। तो उससे वो देखो बेनिफिट क्या क्या है टेस्ट सीरीज के। एक तो आपका सेल्फ टाइम मैनेजमेंट होता है, आपका क्या है कि हैंडराइटिंग वगैरह इंप्रूव होती है, प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है। टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करें, कम से कम एग्जाम में अपील होने से पहले 2 या 3 टेस्ट तो आप जरूर दें। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि आप प्लीज 3 बार तो टेस्ट जरूर दें, चाहे अगर आपकी कंडीशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, आप टेस्ट सीरीज में जरूर बैठे। आपको पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं आपको, और कोशिश करें कि 3 घंटे की बजाय हम 2 hours and 45 minutes में ही पूरा टेस्ट कंप्लीट करें, ताकि 15 मिनट्स आपको उसको एक बार देखने के लिए कि कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं, कुछ एक बार उसको रिव्यू करने के लिए रहे। एग्जाम में भी यही स्ट्रेटेजी अपना है। ओके, उसके बाद जब तुमने एग्जाम दिए थे तो तुम्हारे 3 घंटे हो गए थे या फिर उससे पहले हो गए थे, ऐसा हुआ था? हुआ उसके मैं बताता हूं आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। एग्जाम में हुआ यही बताता हूं। बिल्कुल मैं आपको पूरी एग्जाम स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मेरे एग्जाम में क्या अप्रोच थी, क्या स्ट्रेटजी थी, किस माइंडसेट से। अच्छा, एक और डाउट है, वो भी तो क्लियर कर देना कि जो एग्जाम की सुबह होती है, मतलब वो दिन होता है सुबह का, तो एट टाइम पे किताबें पलटनी चाहिए, वो सब बातें क्लियर कर देना। एग्जाम के दिन आप प्रॉपर नींद ले, अच्छे से सोए, अच्छा खाएं पिए, सब कुछ। पढ़ाई नहीं हुई तो भी सोए नहीं, पढ़ाई नहीं, वो एक मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। जैसे आप पढ़ाई तो हो जाएगी यार, देखो आपको 2-3 रिवीजन किया है अगर आपने, तो आप अच्छा कॉन्फिडेंस होगा आपका, अच्छी नींद ले, चिंता मत करें यार, 2-3 रिवीजन होने के बाद तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। देखिए, अगर रिवीजन हो चुका है ना, थोड़ा रिलैक्स करें, एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी नींद लें, मॉर्निंग में ज्यादा अपने दिमाग पे जोर मत दें बिल्कुल भी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होगा। बाहर घूमने चले जाए फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से बातें करें, और हो सके तो जो नॉन सीए स्टूडेंट से जरूर बात करें। जैसे मेरे साथ बिल्कुल, हाँ, मेरे जो ज्यादातर फ्रेंड्स है वो इंजीनियर्स वगैरह थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बिल्कुल, तो मैं उनको कॉल करता था, उनसे क्या बहुत रिलैक्स फील होता था, क्योंकि बिल्कुल चिल करते थे हमेशा, उनको कोई पढ़ाई से मतलब ही नहीं था, तो उससे बहुत आइडिया मिलता है, मजा भी आता है उससे बात करने में। तो आप ऐसा बात करें, अगर स्पिरिचुअल हो, नमाज पढ़ ले या भगवान की पूजा कर ले, मंदिर चले जाएं, कुछ भी, थोड़ा बहुत टाइम जरूर दें, पढ़ाई को कम रखें, उस टाइम प्रेशर कम रखें अपना दिमाग का, डाइट वगैरह प्रॉपर लें। एग्जामिनेशन हॉल में मेरी क्या स्ट्रेटेजी और क्या आपको अपनानी चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपनाएं। मैं क्या करता था, मेरा टारगेट था कि इनिशियल फर्स्ट आवर में एटलीस्ट 40 मार्क्स स्कोर हो पाए। अच्छा, ओके, जब पेपर मिलता था 15 मिनट,
तो मैं 2 क्वेश्चन ढूंढता था उसके अंदर से कि यार हाँ कि 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कौन से ऐसे हैं जो मैं 1 घंटे में पूरा कर सकता हूँ, प्लस एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के लिए अराउंड 25 मिनट्स होता है हमारे पास। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी यार कि एटलीस्ट 1 आवर में 40 मार्क्स हम कवर कर सकें। अगर आपने वो कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा, आप इतना अच्छा फील करोगे, आप देखोगे ना क्लास में बेचारे बच्चे सारे लगे रहते हैं इधर देख रहे हैं, और जब मैं 1 घंटे में उठता था मेरा हो गया कि ओके 40 मार्क्स हो गए ओके, तो बच्चे को देख के सब बेचारे ऐसा लगता था यार क्या कर रहे हैं ये। तो तुम्हारे पास वो टाइम है जिस टाइम में तुम्हारे को वो क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारे को उसके लिए टाइम है कि तुम ट्राई करो सही करने। देखो 2 तरीके होते हैं कामयाबी पाने के लिए, 2 सीढ़ी चढ़नी होती है। पहली सीढ़ी आपने पास हो गए, आप पास हो गए पहली बार, हाँ 1 घंटे में पास हो गए ना, आप पास सीए बन गए हो। दूसरी बात कर रहे हो आप सीए के बाद एक होता है रैंकर्स, तो आप रैंकर की तैयारी कर रहे हो आप दूसरे लास्ट 2 घंटे में, ओके। तो उस टाइम आप 60 प्लस भी स्कोर कर पाओगे इजीली अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। 40 मार्क्स जरूर स्कोर करने की कोशिश करें, नहीं भी होता ना तो आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को थोड़ा बढ़ा दें कि यार मेरा 1 घंटे में नहीं होगा ना तो 1 घंटा 10 मिनट में कर लूंगा मैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का क्या है कि इंटेलेक्चुअल और कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। मेरी थोड़ी स्पीड ठीक थी, मैंने प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा ली थी, एमटीपी वगैरह देंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरी ये एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी थी, पहले फर्स्ट आवर में 40 मार्क्स एंड रिमेनिंग 2 आवर में 60 मार्क्स, ताकि अपन एक्सीलेंट और परमानेंट। मैंने कई एग्जाम में ऐसा हुआ, एफआर में जैसे मुझे टाइम मिला, एसएफए में टाइम मिला, मैं 15 मिनट तक उसको एग्जाम को पूरा चेक करता था, अंडरलाइन करता था, चेक करता था कि कुछ छूटा तो नहीं, कुछ रहा तो नहीं। इवन डीटी में भी मुझे टाइम मिल चुका था, डीटी का पेपर भी ऐसा था। हाँ ओके, तो ये एग्जाम की स्ट्रेटेजी, एग्जामिनेशन हॉल में मैंने ये सब स्ट्रेटेजी थी। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, पहली बात अपना नेचर बिल्कुल हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। कोई ऐसे हमने कई स्टूडेंट को देखा है पढ़ते बिल्कुल नहीं, किताब घर में रखी है बिल्कुल धूल खा रही है, तो भी दूसरा ना होता ना यार नहीं मैं तो पढ़ना हूँ, काम आ रही है, काम आ रही है। तो एक नेचर अपना हेल्पिंग नेचर रखें, क्योंकि वो मतलब देखिए सामने वाला बंदा तो नहीं देख रहा, लेकिन पीछे भगवान है, अल्लाह है, वो जरूर आपको देख रहा है। आपको ना बहुत अच्छा इंसान भी बनना होगा साथ के साथ ही, ओनली आपकी मेहनत आपको कामयाबी की ओर नहीं ले जाती, बिल्कुल। तो आप एक हेल्पिंग नेचर रखें, थोड़े हम्बल भी रहे, मतलब थोड़ा इस तरह से आपको सब कुछ मैनेज करना होगा, ओनली मेहनत ही रंग नहीं लाती भाई। सही है, सही है। और एक बात शाला मुझे इन तक करनी है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं लोग बोलते हैं कि एयर बनाने में मजा है, बिल्कुल मजा है, तुम्हें कमाल लग रहा होगा, बट क्या तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे उसमें ज्यादा मजा आ रहा था कि एयर बनाने के बाद ज्यादा मजा आ रहा है? ऑब्वियसली एयर बनाने के बाद ज्यादा मजा आ रहा था ना, बट मेरा पॉइंट ये है कि जब अपन उस स्टेज में होते हैं और जब मजा आ रहा है उस प्रोसेस का जो मजा है उसमें जो सेटिस्फैक्शन है उसमें भी है, वो मतलब उसके बारे में आपको एक फील आने लग जाएगी जब आप तैयारी करोगे ना। जैसे मैं करता था, मैं अलग अलग वेबसाइट एक्सप्लोर करता था, एनजीए, सीबीसी वगैरह, तो मुझे भी क्या ये सब, मैं भी कैमरा स्टूडेंट हूं, तो ये सब तो हमारे दिमाग में नहीं आता, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था यार, नहीं तो मैं वही कह रहा हूं कि वही एवरेज से इस लेवल पे आने का जो जर्नी है वो इन चीजों की वजह से ही तो है। हां बिल्कुल, वो ये सब चीजें होती है ना, वही आप जब तैयारी करोगे ना, आप मेहनत करोगे अच्छा, तो आपको अलग से फीलिंग आने लग जाएगी कि अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो यही सब कुछ था एग्जाम स्ट्रेटेजी वगैरह।